जनरली हम किसी दवा खाने में तब जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर अगर हम दांतों के दवा खाने की बात करें तो वहाँ पर हम जब हमें असहनीय है, दर्द होता है, तभी हम जाते हैं। लेकिन इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि दांतों की देखभाल ठीक हमको उसी तरह से करनी चाहिए जैसे हमको अन्य चीज़ों की करनी होती है। और उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रवि सर हैं हमारे साथ में। आप जानते हैं रवि सर छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह रखते हैं, एक ऐसा नाम रखते हैं जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नामों में से एक है। डॉक्टर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दांतों की डिसीज़ जो होती है, दांतों की जो समस्याएं होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएं ख़ास तौर पर जिनमें थोड़े से डर होते हैं, लोग जिनको लेके थोड़े से डरे होते हैं और कई सारे सवाल होते हैं। इम्प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनको लेकर के किस तरह की समस्याएं लोगों के दिमाग में होती हैं और जो दरअसल बहुत ज़्यादा सरल होती हैं हमें ट्रीटमेंट के दौरान। नमस्कार। जहाँ तक आपने डर की बात की, लोगों को सबसे ज़्यादा डर दांत निकलवाने और दांत लगवाने में होता है। जो मेरे 12 सालों का अनुभव है, जब हमारे पास मरीज आता है कि हमें दांत निकलवाना है, दांत ख़राब हो गया है, और जब दांत लगवाना है, दोनों ही सिचुएशन में उसका डर ज़्यादा होता है। दांत लगाने के लिए हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं। ये दांत लगाने की सबसे आधुनिक पद्धति है। बेसिकली डेंटल इम्प्लांट नेचुरल दांत के कंसेप्ट पे चलता है। जैसे कि एक नेचुरल दांत में पहले जड़ होती है, जड़ के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर में एक क्राउन होता है, दांत होता है। वैसे ही डेंटल इम्प्लांट एक जड़ की भांति हड्डियों के अंदर जाता है और उसके ऊपर अटैचमेंट्स लगते हैं जिसके ऊपर दांत बनते हैं। इस प्रक्रिया में हमें लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, आर्टिकेन भी आता है, बुपीवाकेन आता है, बट हम लोग जनरली लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है। लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करने के बाद में पेशेंट का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। उसके बाद में मसूड़ों को हटा के हड्डियों में ड्रिलिंग करते हैं। बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। हम एक कंप्यूटराइज्ड ड्रिलिंग सिस्टम होता है, फिजो डिस्पेंसर बोलते हैं जिसको, उसके माध्यम से जो स्पीड है और जो उसका टॉर्क है उसको कंट्रोल करते हुए ड्रिलिंग करते हैं, जो हमारा पहले से डिटरमाइंड रहता है एक्सरे और सिटी स्कैन के माध्यम से कि उसे कितना ड्रिल करना है। ड्रिल करने के बाद में उस जगह पे डेंटल इम्प्लांट्स को प्लेस किया जाता है एंड उसके बाद में मसूड़ों को क्लोज कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मसूड़े हटा के हड्डियों तक पहुंचना, दूसरा ड्रिलिंग करना और तीसरा इम्प्लांट प्लेस करना। इस पूरी प्रक्रिया को करने में जनरली दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हड्डियों के अंदर दर्द की कोशिकाएं नहीं होती। ऊपरी सतह में होती है, पेरियोस्टियम होता है वहाँ पे होती है, बट अंदर में नहीं होती। तो इसलिए जनरली इसमें दर्द बहुत ज़्यादा नहीं करता। हम पेशेंट को हमेशा समझाने के लिए बोलते हैं कि दांत निकालने में जितना दर्द होता है उससे भी कम दर्द इम्प्लांट लगाने में होता है। ज़्यादातर लोगों के पास इसकी जानकारी का अभाव है, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर दांतों में इम्प्लांट करना है तो उसका सही समय कब होता है, सही तरीका क्या होता है, कब करवाना चाहिए? देखिए, दांतों में इम्प्लांट लगाना बेसिकली एक आर्ट है। इसमें हमको सबसे पहले पेशेंट सिलेक्शन करना रहता है। पेशेंट सिलेक्शन में हम लोगों को देखना रहता है कि पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है, दूसरा उसकी अवेलेबल बोन कैसी है, तीसरा पेशेंट की एज फैक्टर हमको देखना रहता है, उसकी हीलिंग कैपेसिटी कैसी है, दूसरा उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है। जनरली दांतों में इम्प्लांट अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादातर लगता है। अधिक उम्र के लोगों से मेरा मतलब है कि यंग पेशेंट्स में जनरली दांत हमें निकालना नहीं पड़ता। मॉडर्न डेंटल साइंस है वो दांतों को बचाने की तरफ होता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में रूट कनाल, पोस्ट एंड कोर, फिलिंग्स, पेरियोडोंटल सर्जरी करके हम दांतों को बचा लेते हैं। लेकिन ओल्ड एज में जब दांतों को बचाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, जब हमें दांत निकालना है, तो जनरली 40+ के लोगों में ज़्यादातर ये समस्या होती है, जिसमें साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म ये सारी चीज़ें रहती है। तो हमें पहले इसकी क्लिनिकल जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो लेना रहता है। उसमें हम देखें जैसे अगर किसी पेशेंट का शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल हमको डाउन करना रहेगा, जिसके लिए हम हमारे डायबिटोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। वो कम होने के बाद में हमें पेशेंट की जनरल जो सोशल लाइफ है उसके बारे में जानना रहता है कि वो स्मोकर तो नहीं है। जो चेन स्मोकर्स है उसमें हीलिंग कम होती है, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ बोलती है कि स्मोकर्स में इम्प्लांट फेलियर रिलेटिवली ज़्यादा होता है।
तो उसको हमको एक मोटिवेशनली एडवाइस करना रहता है कि ट्राई टू रिड्यूस स्मोकिंग और क्विट द स्मोकिंग, दिस इज़ द राइट टाइम। मोस्ट ऑफ टाइम जिनके दांत नहीं होते वो खाना नहीं खा पाते, तो उस समय वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा ओबीडियंट हो जाते हैं। उस वजह से हम लोग कई बार उनको उस समय देखे हैं कि वो उस समय तंबाकू का सेवन छोड़ देते हैं। तो अगेन हमको ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं उनमें ड्रिल करना बड़ा मुश्किल होता है, ये मतलब था ना आपका, मतलब इम्प्लांट करने के दौरान? ड्रिल करना मुश्किल नहीं होता। ड्रिल तो एक मशीन के द्वारा हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड सेटेड मशीन फिजियो डिस्पेंसर के द्वारा हो रहा है, तो उसमें ड्रिलिंग में हमें तकलीफ नहीं है। जो हीलिंग कैपेसिटी है स्मोकर्स में, माइक्रोवास्कुलेचर कम हो जाता है। बेसिकली हीलिंग हमारी होती है छोटी छोटी ब्लड वेसल से। वहाँ पे हमारी मास्ट सेल आती है, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आती है, जिसके कारण हीलिंग होती है। लेकिन वो हीलिंग जो माइक्रोवास्कुलेचर से छोटी छोटी रक्त की धमनियों से जो मास्ट सेल पहुँच रही है हीलिंग के लिए, पोषण पहुँच रहा है, स्मोकर्स में वो कम हो जाती है। तो इन जनरल पूरी बॉडी की हीलिंग स्मोकर्स में कम हो जाती है। मतलब इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखें तो क्या ऐसा भी होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके दांतों में समस्या ज़्यादा हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकते हैं दांत, दर्द ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है? डेफिनेटली, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO मोर देन 7 सिगरेट इन अ डे जो लोग पीते हैं उनको समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। लेस देन 3 सिगरेट्स में कम होती है। तो इस वजह से ही हम बोलते हैं कि एक सिगरेट भी पीना हानिकारक है और पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। दांत, आँख, गला, सब जगह इसमें प्रभाव है। डे टू डे कैंसर्स के पेशेंट होते हैं। जहाँ तक अगर मैं टॉपिक को कन्फाइंड रखूँ तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बट हम लोग डेंटल इम्प्लांट करते समय इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। बहुत समय हमने देखा है कि पेशेंट इस समय मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर स्मोकिंग छोड़ देता है। जो हमारा काम है उसको एडवाइस करना, और मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट मानता है। अच्छा, मतलब स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको आंखों में भी असर होता है, सांसों में असर होता है, हार्ट में असर होता है, मुंह के भीतर भी असर होता है, और बहुत सारी डिसीज़ का ये जन्मदाता होता है सिगरेट पीना। डेफिनेटली। अच्छा, एक दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में कितने होंगे ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर इम्प्लांट जैसी सुविधाएं होंगी? एक ओवरऑल बताना है, कोई विशेष आंकड़ा नहीं बताएं जहाँ पर। विशेष आंकड़ा तो इसका है नहीं एक्चुअल में। डेंटल इम्प्लांट करने के लिए अनुभवी डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, और छत्तीसगढ़ में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये स्पेशलिटी वाले वर्क हैं। तो हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस डॉक्टर विज़िट दे लेते हैं, जो कोई दूसरे हॉस्पिटल जाके भी कर लेते हैं। तो ऐसा करके ये कवर किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। आपके करियर में तकरीबन 2007 में जब आपने टॉप किया था, तब से लेकर के अभी तक 14 साल से ज़्यादा है, शायद आप 14 साल से ज़्यादा हो गए इन प्रैक्टिस हो गया। तो अभी तक में कितने ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे इम्प्लांट में आपने लोगों के साथ? मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन 1000 प्लस में ही होंगे। हाँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई जो मतलब शेयर करने लायक हो कि ये वाला थोड़ा सा हाँ बता सकते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो कुछ? डेंटल इम्प्लांट बाकी सभी ट्रीटमेंट के समान होता है। इसे हम लोग करने के लिए कोशिश करते हैं। जनरली 96 to 97% सक्सेस रेट होता है, बट स्टिल 3 to 4 फेलियर रेट्स होते हैं। सपोज़ एक पेशेंट है, हमने शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल किया, सब चीज़ें अच्छी है, हमने उसमें इम्प्लांट किया, लेकिन पेशेंट के जब दांत लगे वो वापस से तम्बाकू खाना शुरू कर दिया। जब दांत नहीं थे तम्बाकू नहीं खा रहा था, लेकिन तम्बाकू खाना शुरू कर दिया। शुगर ज़्यादा खाने लग गया, उसने शुगर कंट्रोल नहीं की। उस सिचुएशन में इम्प्लांट फेलियर हो सकता है। इम्प्लांट फेलियर से मतलब होता है कि बेसिकली जो डेंटल इम्प्लांट बोन में हमने लगाया है वो ढीला हो गया, और वैसे केस में फिर हमें दांत और इम्प्लांट हटाने पड़ते हैं, जैसे कि नेचुरल दांत को हटाने पड़ते हैं। ये समस्या आ सकती है। तो काफ़ी सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें ये समस्याएं आती है, लेकिन पेशेंट की काउंसलिंग करो। पेरी इम्प्लांटाइटिस जैसा अपने पायरिया होता है, वैसा ही इम्प्लांट में पेरी इम्प्लांटाइटिस होता है। पेरी इम्प्लांटाइटिस को क्लियर करो और पेशेंट को प्रॉपर गाइड करो, तो कई बार वो समझ जाता है, ऐसे दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। तो जैसा अभी तक हमने बात किया, तो अगर उसको हम वाइंड अप करें तो ये हमें समझ में आता है कि काउंसलिंग हमें खुद की भी अपनी करनी होगी। हमें डॉक्टर काउंसिल करते हैं, डॉक्टर हमें बताते हैं, वो अलग चीज़ है, हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम खुद का अपना एनालिसिस करना होगा और उन सारी चीज़ों पर विशेष फोकस करना होगा जिनसे हमें परेशानी हो रही है।
इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ लगातार मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। फिलहाल धन्यवाद।